नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल और अब की बार मेंस पार सीरीज में। तो इसके तहत आज हम जो है वो पेपर 1 से प्रश्न कराने वाले हैं। और आज का जो हमारा प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारत के एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका की जो है वो विवेचना करनी है। और ये आप 12 अंक में इसको करना होगा। और देखिए ये जो प्रश्न है वो PYQ है, इसी बार जो है पिछले साल पूछा गया है। तो आप लोग इसको देखिए कि इसमें कैसे लिखना है। और देखिए ये जो हम सीरीज है अब की बार मेंस पार सीरीज, इसमें हम मंडे टू फ्राइडे क्वेश्चन करवा रहे हैं। शेड्यूल तो आपको पता ही होगा, मॉर्निंग में हमारा आता है और इवनिंग में आता है। मॉर्निंग में 9 बजे, इवनिंग में 4 बजे, और ये प्रत्येक पेपर से आता है। और फिर शनिवार को जो है वो वीकली करंट अफेयर्स है, जो सप्ताह भर में जो करंट की महत्वपूर्ण घटनाएं होती वो हम कवर कराते हैं। तो आप इसको देखिएगा। चलिए, प्रश्न ये है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारत के एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो हर बार की तरह एक छोटा सा जो है आपको एक छोटी सी भूमिका लिखनी है कि 15 अगस्त सन 1947 को भारत ब्रिटिश औपनिवेशिक दासता से जो है वो मुक्त हुआ, किंतु यह आज़ादी कई चुनौतियों के साथ आई थी। मतलब हम बता रहे हैं कि भाई 15 अगस्त 1947 को तो हम आज़ाद हुए, लेकिन ये जो हमको आज़ादी मिली ये मतलब खुशी का तो एक अवसर था, लेकिन साथ साथ चुनौतियां भी थी। और चुनौतियां क्या थी? जिसमें सबसे बड़ी चुनौती रियासतों के एकीकरण की थी। देश की स्वतंत्रता के समय लगभग 562 रियासतें मौजूद थी, जिनमें हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल, कश्मीर जैसी बड़ी रियासतें भी शामिल थी। मतलब हम जो आज भारत का एक मानचित्र देख रहे हैं, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक, वो हमको टुकड़ों में भारत मिला था। कितने टुकड़े? लगभग 562। और ये जो टुकड़ों में भारत था, मतलब छोटी छोटी रियासतों में बटा भारत था, प्रत्येक रियासत के जो हेड थे उनकी ये मंशा थी कि हम जो है अपने स्वतंत्र अस्तित्व को बनाए रख सके। कोई भी रियासत ये नहीं चाह रही थी कि हम अपनी संप्रभुता जो है वो भारत या पाकिस्तान में जो है वो समाहित करें। और वैसे भी स्वतंत्रता तो स्वभावतः सबकी इच्छा होती है, और जो राज प्रमुख थे वो कैसे इसको सहज होते, क्योंकि उनका तो अधिकार ही खत्म हो जाता। तो ये बड़ी समस्याएं थी। अच्छा, अंग्रेज जाते जाते भी जो है वो करामात करके ही गए थे। उन्होंने ये प्रावधान भी किया था कि चाहे आप पाकिस्तान में अपने आप को विलय कर ले, चाहे आप भारत में विलय कर ले, या फिर आप चाहें तो स्वतंत्र रहें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो भाई हम विलय क्यों करेंगे, हम स्वतंत्र ही रहेंगे। और इसीलिए जब भारत आज़ाद हुआ तो सब जो जितनी भी रियासतें थी सबकी ये मंशा थी कि हम जो है एक स्वतंत्र देश के रूप में रहें। अब सोचिए, अगर ये 562 रियासतें जो है अपने आप को स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित कर लेती, तो हम जो है मतलब जो भारत एक देश है इसमें 562 देश होते, तो क्या स्थिति बनती, इसकी कल्पना आप कर लीजिए। तो जहाँ तक इसके एकीकरण के संदर्भ में सरदार पटेल की भूमिका का प्रश्न है, तो इसे निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए 12 अंक का यदि प्रश्न है तो भूमिका आपको ऐसे ही संक्षेप में लिखनी है और टू द पॉइंट लिखनी है। मतलब प्रश्न के अनुरूप, प्रश्न में जो पूछा जा रहा है आप उसी के तहत जो है भूमिका लिखिए, और बहुत संक्षेप में। और भूमिका के अंतिम लाइन तक ही जो है फिर आप ये बता दीजिए कि अब हम प्रश्न के जो मूल पार्ट है, बीच वाला जो पार्ट है, उस पर हम उतर रहे हैं। तो वही चूंकि पटेल की भूमिका पे है, तो आप जो है अगली चीजें बताइए। तो भूमिका को तभी आप जस्टिफाई कर सकते हैं जब आप चुनौतियों को जानेंगे। तो थोड़ा सा पहले चुनौती को बताइए कि चूंकि रियासतों के पास भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का विकल्प था, अतः अधिकांश रियासतें जो है वो स्वतंत्र रहने के ही जो है वो पक्ष में थी, जो सबसे बड़ी चुनौती थी, जो मैंने अभी बीच से एक्सप्लेन भी किया है। फिर अंग्रेजों के बाद राजनीतिक शून्यता की भी स्थिति थी। भाई आप सभी जानते होंगे कि 47 में 15 अगस्त 1947 को जो है सत्ता तो हमको हस्तांतरित हो गई, लेकिन जब एक व्यवस्था जाती है दूसरी व्यवस्था आती है, तो दूसरी व्यवस्था को सेट होने में कुछ समय लगता है। और
एक जो व्यवस्था जा रही है वो विश्व की सबसे ताकतवर व्यवस्था थी, और जो एक व्यवस्था आ रही है वो अभी मतलब अपने बीज रूप में है, मतलब वो अभी व्यवस्था निर्माण की दिशा में है। तो एक तरीके से राजनीतिक शून्यता की भी स्थिति थी, वही आप बता रहे हैं। फिर आज़ादी के बाद पूरे देश में हुए सांप्रदायिक दंगे, ये सारी तो चीज़ें चली रही थी। उसके बाद आप सभी जान रहे हो कि जो भारत पाकिस्तान के बीच विभाजन हुआ, तो हिंदू और मुस्लिम के बीच जो है वो खूब सांप्रदायिक दंगे हुए। तो ये बहुत बड़ी चुनौतियां थी हमारे जो नीति नियंता थे, हमारे जो उस समय के जो राजनेता थे, कि मतलब इनको कैसे टैकल किया जाए। तो इसमें जो है पटेल ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, और वो अभी हम आगे बता रहे हैं कि उनके द्वारा क्या प्रयास किए गए। उपयुक्त चुनौतियों से निपटने एवं रियासतों के एकीकरण हेतु सरदार पटेल ने गाजर एवं छड़ी की नीति का अनुसरण किया, जिसके तहत निम्न प्रयास किए गए। मतलब इन्होंने, पटेल जी ने एक हाथ में गाजर रखा, एक हाथ में छड़ी, और रियासतों के जो राज प्रमुख हैं उनके पास गए और बोले कि देखिए हम आपको गाजर, हमारे कुछ शर्तें हैं, आप मान जाइए, ये गाजर की टोकरी हम दे रहे हैं, गाजर खाइए, और अगर नहीं मानेंगे तो फिर दूसरे हाथ में छड़ी है। ये तो खैर प्रतीकात्मक है, इसको हम आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहला गाजर और छड़ी की जो नीति उन्होंने अपनाया, उसके तहत सबसे पहला प्रयास किया कि अनुनय की नीति। अनुनय की नीति के तहत उन्होंने किया कि रियासतों से आग्रह किया कि वे अपने राज्य का विलय जो है वो भारत संघ में कर दें। और इसके तहत आप देखेंगे कि बीकानेर, बड़ौदा एवं राजस्थान की कई अन्य छोटी रियासतों ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर भी किए। मतलब पटेल अपने जो सचिव हैं इनके, वीपी मेनन, इनके माध्यम से जो राज्य के प्रमुख होते थे उनसे संपर्क स्थापित करते थे, और उनसे निवेदन करते थे कि देखिए अब राजशाही का समय नहीं रहा, आप अपनी संप्रभुता जो है वो भारत में विलय कर दें, और इसके बदले आपको तमाम सहूलियतें भी दी जाएगी, मतलब ऐसा नहीं है। और ये प्रार्थना करते थे, और इनकी प्रार्थना पे बहुत से राजाओं ने जो है वो उसको कंसीडर भी किया, और अपने राज्य को स्वेच्छा से जो है वो विलय कर दिया भारत में। कुछ राज्यों ने पाकिस्तान के साथ जाना उचित समझा तो पाकिस्तान में चले गए, वो जोग्राफिकल जो कंडीशंस हैं उसके अनुसार। तो उसको लेकर के भी आपत्ति नहीं थी कि भाई जो भौगोलिक रूप से पाकिस्तान में करीबी थे, या जहाँ आबादी बहुत ज़्यादा मुस्लिमों की थी तो वो चले भी गए, तो उसको लेकर के कोई वो नहीं था। तो इस तरीके से चीज़ें चल रही थी। लेकिन क्या अनुनय के द्वारा सभी मान जाएंगे? तो नहीं। फिर दूसरा जो इन्होंने प्रयास किया, प्रलोभन की नीति। इस नीति के तहत रियासतों के प्रमुखों को विलय करने के लिए प्रीवी पर्स, व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार एवं संवैधानिक पद का प्रलोभन दिया गया। मतलब प्रीवी पर्स की यही कि जो है आप भारत संघ में अपनी संप्रभुता को विलयित कीजिए, और इसके बदले जो है हम आपको एक सर्टेन अमाउंट देंगे ताकि आपकी चीज़ें मेंटेन रह सके। फिर इसके साथ साथ जो आपकी जो व्यक्तिगत संपत्ति है, जैसे महल वहल है, वो आपके पास बना रहेगा, आपकी शानो शौकत में कमी नहीं आएगी। इससे एक कदम आगे कि जो राज्य बनेगा उसका संवैधानिक प्रमुख जो है आपको बना दिया जाएगा। जैसे वर्तमान समय में जो गवर्नर होते हैं तो वो आपको बना दिया जाएगा। तो बहुत से जो रियासतें थी इसको एक्सेप्ट कर ली, प्रीवी पर्स को ले लिया, फिर संवैधानिक जो है वो प्रमुख बनना स्वीकार किए। तो इसके तहत भी जो अधिकांश रियासतों ने विलय कर दिया। तो ये जो प्रलोभन की नीति थी और अनुनय की नीति थी, इसका बहुत लाभ हुआ। और जो बहुत रियासतें, मतलब अगर 562 में कहा जाए तो करीब करीब सभी रियासतें जो हैं इसके तहत आ गई। लेकिन कुछ रियासतें और बड़ी रियासतें थी, जैसे हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, वो सब जो है भारत की संप्रभुता को मानने से मना कर दिया। और वो उनका प्रयास था कि जो है हम अपना संप्रभु जो स्टेटस है वो बरकरार रखेंगे। एक सेकेंड, बरकरार रखेंगे। कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ चलिए ठीक है। देखिए आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी सूचना, आप सभी जान रहे होंगे कि ये जो समय है वो मुख्य परीक्षा पढ़ने को है, और इसमें वो स्लाइड जो है जो हम दिखाना चाह रहे थे, जो हमारा प्रोग्राम था, वो इसमें नहीं आ पाया है। हम ऐसे ही बता दे रहे हैं कि
हमारा जो बैच है वो 18 फरवरी से नया बैच शुरू हो रहा है और वो पेपर 6 को लेकर के, जिसकी फीस बेहद कम रखी गई है, मात्र 999 रुपये है। तो आप लोग उससे जुड़िए। उसमें हम डेली आपको 2 प्रश्न देंगे करने के लिए और उसकी मार्किंग करेंगे और उससे संबंधित मॉडल आंसर देंगे। देखिए इसी तरीके से मार्किंग होगी और फिर जब आपकी चीज़ें चेक हो जाएंगी तो फिर इस तरीके से मॉडल आंसर दे देंगे। और यदि आप हमारे पूरे प्रोग्राम को लेना चाहते हैं, मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम का, तो वो उसकी फ़ीस 4,999 रुपये है। आप लोग उससे भी जुड़ सकते हैं। उसमें हम पेपर 1 से लेकर के पेपर 6 तक सभी प्रश्न पत्र को जो है वो टॉपिक वाइज कराएंगे, जिसमें हम PYQ के साथ साथ जो महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न है उसको भी कराएंगे। और हमारा ये उद्देश्य रहेगा कि इसके माध्यम से करीब करीब हम 500 प्रश्नों को जो है वो करवाएं, ताकि आपका कोई टॉपिक छूटे ना और जब आप मुख्य परीक्षा में जाएं तो आप बहुत सहज स्थिति में बने रहें। तो अधिक जानकारी के लिए आप जो है 7303307507 पे संपर्क करें। ऑफिस के लोग और बेहतर बताएंगे। एक बार नंबर हम फिर से लिख दे रहे हैं, 7303307507। ये नंबर है, आप लोग इससे जो है वो संपर्क कर सकते हैं। फिर अगला जो है, चूंकि आपने बताया था अनुनय की नीति, फिर आपने बताया प्रलोभन की नीति, और उसके तहत आप देख रहे थे कि जो भारत के अधिकांश रियासतें थी वो भारत संघ में अपने आप को विलयित कर देती हैं। कुछ महत्वपूर्ण रियासतें हैं जो इन दोनों से प्रभावित नहीं होती, तो उनके प्रति वही है दंड की नीति। मतलब जो गाजर और छड़ी की जो मैंने बताया, तो दो तो गाजर से मान गई, मतलब अनुनय और विनय से मान गई। अब जो अगला जो छड़ी की नीति अपनाई गई, तो इन रियासतों के प्रति अपनाई गई कि जिन रियासतों ने उपयुक्त नीतियों का अनुसरण नहीं किया उसे दंड की नीति के तहत भारत संघ में समाहित किया गया, जैसे जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़। और बेसिकली हैदराबाद को तो पूरी तरीके से इसी तरीके से भारत में विलयित किया गया था। जम्मू कश्मीर की कंडीशंस अलग थी, लेकिन वहाँ भी कहीं न कहीं जो वहाँ के तत्कालीन शासक थे महाराजा हरि सिंह, वो जब पाकिस्तान का आक्रमण होता है तो जब उनको लगता है कि अब हमारा क्षेत्र वो नहीं बचेगा, तो उनका ये था कि भाई पाकिस्तान में जाने से बेहतर है कि हम भारत में ही अपनी संप्रभुता को जो है वो विलयित करें। तो वो अलग कहानी है, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ भी जो है उसी नीति का अनुसरण किया गया। और फिर जूनागढ़ में तो जो है वो जनमत संग्रह के द्वारा करा करके उसको भारत में लाया गया, क्योंकि यहाँ का जो शासक था वो मोहनडन था और अधिकांश जो जनता थी वो हिंदू थी। और जनता का मन था कि जो है हम भारत में हमारी चीज़ें हों, और जो नवाब साहब थे उनका मन था कि जो है हम पाकिस्तान में विलयित करेंगे अपने रियासत की। तो वहाँ भी पटेल जी ने बहुत चतुराई पूर्व निर्णय लिया, जनमत संग्रह की बात कराई और वहाँ जो है जनता के द्वारा ही विद्रोह करवा दिया। तो जब जनता भड़क उठी और ऊपर से भारत सरकार का प्रत्यक्ष या परोक्ष सहयोग भी मिला, तो नवाब साहब भाग खड़े हुए और इस तरीके से जूनागढ़ का भारतीय संघ में विलय हो गया। तो यहाँ जो है इन्होंने दंड की नीति अपनाई। लेकिन विलय के बाद एक महत्वपूर्ण कदम ये भी था कि प्रशासनिक एवं राजनीतिक एकीकरण का, मतलब विलय तो हो गया लेकिन अब प्रशासनिक और राजनीतिक एकीकरण की भी भूमिका थी, क्योंकि भाई राज तो हमको मिल गया, लेकिन अब उसको एक बनाए रखा जाए और उसमें सुचारू प्रशासन चलाने के लिए भी इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया। और जिसके तहत सबसे पहला प्रशासनिक एकीकरण के तहत आप देखेंगे तो जो भारतीय सिविल सेवा का वर्तमान स्वरूप आप देख रहे होंगे, तो इसके भी मूल में पटेल जी का ही योगदान है, तो आप इसको भी बताएं। और साथ ही साथ भाषाई आधार पर इन्होंने राज्यों के गठन की वकालत की, जो प्रशासनिक रूप से अधिक व्यवहार एवं सांस्कृतिक दृष्टि से सामंजस्यपूर्ण था। तो ये सारी चीज़ें आप बताते हुए आप फिर एक संक्षेप में छोटा सा निष्कर्ष दे दीजिए कि भाई इस तरीके से पटेल की भूमिका जो है वो बहुआयामी थी और आज इन्हीं के पथ चिन्हों पे हमारा जो देश है वो चल रहा है और उत्तरोत्तर जो है वो प्रगति पथ को प्राप्त कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें थी। और देखिए प्रश्न में आपको इसी तरीके से लिखना है, बहुत टू द पॉइंट लिखना है, बहुत विषयत्तर नहीं जाना है कि अगर किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा आपको आ रहा तो आप कुछ भी लिख के आइए, तो ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी। आपको टू द पॉइंट उत्तर लिखते रहना है। तो चलिए आज के प्रश्न का उत्तर यहीं तक था। ये कुछ लिंक्स हैं, इनको जो है आप देख लीजिए। समृद्धि IAS का
टेलीग्राम है। आप लोग इससे इसलिए जुड़िए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स को लेकर के, आपके परीक्षा की जानकारी को लेकर के, हम यहाँ टाइम टू टाइम लेकर के आते रहते, बताते रहते। ये हमारे 2 चैनल, इसे भी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और हमारे किसी भी बैच से जुड़ने के लिए 7303307507 पे संपर्क करें। ऑफिस के लोग बहुत बेहतर तरीके से बताएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।